द्वारका गुजरात सूबे का कोई इतना बड़ा और सनती शहर नहीं था कि वहाँ रात को भी सड़कों पर ट्रकों वगैरह की आमद-ओ-रफ्त जारी रहती। लेकिन एहतियात के तौर पर हम सड़क पर नहीं चल रहे थे। कोई फौजी गाड़ी वहाँ से गुजर सकती थी। द्वारका भारत के मगरबी साहिल पर एक अहम फौजी अड्डा था, जहाँ जदीद तरीन लेजर गन नस्ब थी। मुजाहिद कासिम इसी ख्याल से सड़क पर नहीं चलना चाहता था। हम रात के अंधेरे में तीनों खामोशी से चले जा रहे थे। जब हमारी बाएं जानिब जैन मंदिर का तिकोनी मीनार सितारों की धुंधली रोशनी में नजर पड़ा तो शेर खान बोला, यहाँ से तुम लोग दाएं जानिब जाओगे? मेरा ख्याल है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। कासिम ने कहा, बिल्कुल नहीं शेर खान, अब तुम जा सकते हो। शेर खान वहीं से वापस हो गया। मैं और कासिम ने एक लम्हे के लिए रुककर इलाके का जायजा लिया और निस्फ दायरे का एक चक्कर काटकर उस छोटी सी वीरान सड़क पर निकल आए जो सीधी फौजी गोला बारूद के जखीरे को जाती थी। हम सड़क पार करके पत्थरों और चट्टानों की आड़ लेते अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ अंधेरा ज्यादा था इसलिए कि ये पहाड़ी का दामन था, लेकिन चूंकि हम दिन के वक्त टारगेट की निशानदही कर चुके थे इसलिए हमें खारदार तारों वाली दीवार के पास पहुंचने में कोई दिक्कत न हुई। ये एमुनिशन डिपो की खारदार दीवार थी। एमुनिशन डंप के गेट और अहाते के दाखला गेट पर एक एक बल्ब रोशन था। उनकी रोशनी काफी थी। इस बात का इम्कान था कि रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स के संतरी गश्त पर न हो। महज शक दूर करने के वास्ते हम अंधेरे में एक तरफ होकर बैठ गए। हमने चाकू निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिए थे। 10-15 मिनट तक हमने इंतजार किया। जब इस दौरान कोई गश्ती पार्टी उधर न आई तो हमने खारदार दीवार की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। हम पहलू ब पहलू जमीन पर औंधे लेट कर रेंग रहे थे। प्लास मेरे हाथ में था। वहाँ कोई इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। दाखला गेट पर एक संतरी ढीले ढाले अंदाज में खड़ा पहरा दे रहा था और 3 संतरी एमुनिशन डंप के दरवाजे पर ड्यूटी दे रहे थे। इनमें से 2 लकड़ी के क्रेट या स्टूलों पर बैठे हुए थे और एक उनके सामने खड़ा था। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। बातों की मध्यम आवाज हम तक पहुंच रही थी। इसके सिवा वहां कोई सिपाही नजर नहीं आता था। हम खारदार तारों की दीवार के पास पहुंच गए थे। मैंने प्लास निकाल लिया। एक बार फिर तीनों फौजियों पर नजर डाली। वो खुशगप्पियों में मसरूफ थे। मुजाहिद कासिम ने ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल लिया था। मैंने कांटेदार तारों के लच्छों का अंधेरे में जायजा लिया। चूंकि अहाता छोटा था इसलिए डिपो के बाहर जलते बल्ब की रोशनी यहाँ तक थोड़ी थोड़ी आ रही थी। मुझे इस किस्म के तारों को काटने की बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी जो मैं भूला नहीं था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक खास जाविये से पहले तार को प्लास के शिकंजे में रखकर दोनों हाथों से उसे दबाया। कटक की आवाज के साथ तार कट गया। इस आवाज ने हमें चौकन्ना कर दिया। मैंने और कासिम ने सर नीचे कर लिए और गौर से फौजी सिपाहियों की तरफ देखा। उन्होंने ये आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन अभी मुझे 4-5 जगहों से तार काट कर वहाँ आदमी के गुजरने के लिए जगह बनानी थी। खतरा यही था कि कहीं तार कटने की आवाज सिपाहियों तक न पहुंच जाए। मैं जितनी एहतियात कर सकता था उससे भी ज्यादा एहतियात करते हुए यक्के बाद दीगरे 5 जगहों से तार काट डाले और बड़ी आहिस्तगी के साथ तारों के कटे हुए गुच्छे को अपनी तरफ खींच लिया। अब वहाँ इतनी जगह पैदा हो गई थी कि हम रेंग कर उसमें से गुजर सकते थे। मैंने कासिम को बता दिया था कि अहाते के अंदर जाते हुए हमें क्या करना होगा। पहले मैं तारों के शिगाफ में से रेंग कर निकल गया। मेरे बाद कासिम भी रेंगता हुआ मेरे पास आ गया। हम अभी तक जमीन पर पेट के बल लेटे हुए थे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुजाहिद कासिम कांटेदार दीवार के साथ दाखला गेट की तरफ रेंगने लगा। उसे दाखला गेट पर पहरा देते संतरी को खत्म करना था। ये काम हम दाखला गेट की तरफ से दाखिल होकर नहीं कर सकते थे। जैसे ही कासिम दाखला गेट की तरफ गया मैंने पिस्तौल निकाल कर डंप वाले दरवाजे के बाहर ड्यूटी गार्ड को निशाने में ले लिया। फासला ज्यादा नहीं था, फिर भी मैं हंगामी सूरत हाल में 1-2 को ढेर कर सकता था। अगर इनमें से कोई फायर कर भी देता तो फायर की आवाज से कोई खास फर्क पड़ने का इम्कान नहीं था। हाँ, ये खदशा जरूर था कि अगर पहाड़ी की ढलान पर कोई मशीन गन पोस्ट थी तो हम पर गोलियों की बौछारें हो सकती थी और हमारा मिशन नाकाम हो सकता था। लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर हमारा मिशन मुकम्मल भी नहीं हो सकता था। मैं कासिम को देख रहा था। वो अंधेरे में कुछ दूर तक रेंगता हुआ दाखला गेट के पास पहुंचकर रुक गया। गेट पर बल्ब रोशन थे। उसकी रोशनी में मुझे कासिम खारदार तारों के गुच्छों के साथ लगा हुआ नजर आ रहा था। गार्ड संतरी उससे जरा आगे खड़ा था। उसकी पुश्त कासिम की तरफ थी। संतरी के हाथ में राइफल जरूर थी मगर वो ढीले ढाले अंदाज में खड़ा था। मुझे यकीन था कि राइफल का सेफ्टी कैच आगे नहीं किया हुआ होगा क्योंकि ये कोई जंगी महाज नहीं था। फायर करने के लिए राइफल का सेफ्टी कैच आगे करना पड़ता है। इस एतबार से उसके अचानक फायर करने के इम्कान न होने के बराबर
पर थे। मेरी निगाहें कभी डंप के दरवाजे वाले सिपाहियों की तरफ जाती और कभी मैं कासिम को देखने लगता कि ये शख्स इतनी देर किस लिए कर रहा है। ये काम आनन फानन करने वाले होते हैं, उसमें 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी देर हो जाए तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। मुझे महसूस हुआ कि कासिम गेट वाले सिपाही की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सांप की तरह रेंगने लगा जिसने अपना शिकार देख लिया हो और उस पर एकदम से झपटने वाला हो। कासिम को यही करना चाहिए था और फिर उसने वैसा ही किया और कमाल कर दिखाया। गार्ड संतरी अपनी जगह से चला ही था कि कासिम ने उस पर छलांग लगा दी। कमांडो के छलांग लगाने और एक आदमी के छलांग लगाने में बड़ा फर्क होता है। आम आदमी छलांग लगाकर दुश्मन को गिरा देता है और गिराने के बाद उससे गुत्थम गुत्था हो जाता है, जबकि कमांडो जब पीछे से दुश्मन पर छलांग लगाता है तो छलांग लगाने के साथ ही दुश्मन की गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में इस तरह जकड़ लेता है कि वो कोई आवाज पैदा न कर सके। उसके साथ ही वो सीधे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से फेरता है और उसे फौरन ही जमीन पर फेंक देता है। कासिम ने भी एक तजुर्बाकार कमांडो की तरह ऐसे ही किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि गार्ड संतरी के हलक पर चाकू चलाने के बाद उसे एकदम अपने से अलग नहीं किया था, बल्कि उसे वहीं बिठा दिया था और उसके साथ खुद भी वहीं बैठ गया था। मैं उसे बराबर देख रहा था। गार्ड संतरी की शहरग यकीनी तौर पर कट चुकी थी और उसकी आवाज निकालने या जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे कासिम उसे जल्दी से खींचकर पीछे ले गया और उसे वहीं छोड़कर रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे करीब आकर उसने हाथ की 2 उंगलियां ऊपर करके इशारा किया कि काम तमाम हो गया है। अब हमारा टारगेट डंप के दरवाजे के बाहर खड़े 3 इंडियन आर्मी के संतरी थे। गेट पर जो गार्ड संतरी था वो भारतीय बहरिया का सिपाही था। ये तीनों संतरी हरी वर्दियों में थे और आर्मी के सिपाही थे। प्लान के मुताबिक मैंने कासिम को इशारा किया और हम एक दूसरे के पीछे रेंगते हुए टीले की दीवार के बिल्कुल साथ लग गए। यहाँ अंधेरा था, हमें संतरियों की बातें करने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। हमने अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर हाथों में पकड़ लिए थे। यहाँ कमांडो चाकू की बजाय हमें ऑटोमेटिक पिस्टल से काम लेना था। यहाँ हम पत्थर वगैरह फेंक कर उनमें से किसी एक संतरी को उस तरफ बुलवा कर हलाक नहीं कर सकते थे। इस तदबीर के यहाँ कारगर होने के इम्कानात बहुत कम थे, क्योंकि ये 3 संतरी थे और आवाज सुनकर 2 संतरी भी उस तरफ आ सकते थे। चुनाचे मैंने अंधेरे में कासिम के कान में सरगोशी करके उसे बताया कि हम गार्ड संतरियों को ऑटोमेटिक पिस्टल से रैपिड फायर करके यक के बाद दीगरे हलाक करेंगे। इस काम की मुझे तो बहुत ट्रेनिंग मिल चुकी थी। चुनाचे मैंने कासिम को इशारा करके बताया कि मैं बाएं जाने वाले 2 संतरियों को निशाना बनाऊंगा और कासिम सामने खड़े संतरी पर फायर करेगा। जिन 2 संतरियों पर मैंने फायर करना था वो लकड़ी के खोखों पर आमने सामने बैठे हुए थे। तीसरा संतरी उनके करीब खड़ा था। फासला ज्यादा नहीं था। संतरियों की शक्लें हमें साफ नजर आ रही थी। इस बात का भी डर था कि कहीं उनकी नजर हम पर न पड़ जाए। हमें तेज और जल्दी एक्शन करना था। कासिम बिल्कुल मेरे पहलू में औंधा लेटा हुआ था। हम दोनों के हाथों में पिस्तौल था और हमने पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। मैंने कासिम की तरफ देखकर उंगली उठाकर खास इशारा किया। कासिम ने आहिस्ता से सर हिलाया। मेरा टारगेट खोखों पर बैठे हुए 2 संतरी थे। वो मेरे पिस्तौल की जद में थे। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान भी मेरा निशाना कभी खता नहीं गया था। मैंने अपने तमाम साबिका तजुर्बे और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पिस्तौल की नाली का रुख दोनों संतरियों की तरफ किया और ऊपर तले 2 फायर कर दिए। पहला फायर करने के बाद मैंने दूसरे फायर से पहले ऑटोमेटिक पिस्टल को जरा दाएं जानिब कर लिया था, क्योंकि दूसरा सिपाही दाएं जानिब था। मेरे फायर के साथ ही कासिम के पिस्तौल में से भी ठक ठक 2 बार फायर करने की आवाज आई थी। मैं दिल में हैरान हुआ था कि कासिम का टारगेट तो एक ही संतरी था, फिर उसने 2 फायर क्यों किए हैं। बाद में पता चला कि उसने तीसरे संतरी पर ही 2 बार फायर झोंक दिया था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिस्तौल से निकली हुई गोलियों ने दोनों संतरियों को वहीं ढेर कर दिया था और इससे पहले कि तीसरा सिपाही घबरा कर किसी को मदद के लिए बुलाता या हवाई फायरिंग करता, उसे कासिम की गोली ने हलाक कर दिया था। ये काम बड़ी जल्दी खत्म हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इन 4 भारतीय संतरियों को इतनी जल्दी मार लेंगे, लेकिन हमने उन्हें मार लिया था। कासिम उठकर चलने लगा तो मैंने उसके कंधे को दबाते हुए वहीं बिठा लिया और सरगोशी में कहा, अगर ऊपर किसी जगह कोई दुश्मन की मशीन गन पोस्ट है तो उन्होंने साइलेंसर वाली फायर की आवाज भी जरूर सुन ली होगी। ये आवाज हर फौजी पहचानता है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हम दम साधे वहीं पड़े रहे। जब मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई मशीन गन पोस्ट नहीं है तो मैंने कासिम को इशारा किया। हम दौड़कर भारतीय सिपाहियों की लाशों के पास आ गए। कासिम उनकी जेबें और बेल्टें देखने लगा। उसे डंप के दरवाजे पर लगे हुए ताले की चाबी की तलाश थी। मैंने उसे आहिस्ता से कहा, मत तलाश करो, आ जाओ।
میں نے تالا دیکھ لیا تھا، اسے میرا پلاس اکھاڑ سکتا تھا، چنانچہ میں نے پلاس کی مدد سے تالے کو ایک طرف سے کنڈے سمیت اکھاڑ دیا۔ ہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر چھت کے ساتھ بلب لگا تھا جس کی مدھم روشنی میں ہمیں جگہ جگہ اسلحے کے کریٹ لگے ہوئے نظر آئے۔ یہ چھوٹا سا ڈمپ تھا، دیوار کے ساتھ پیٹرول کے کنٹینر لگے ہوئے تھے، لوہے کی لمبی میز پر اسلحے کے چھوٹے بڑے بکسے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ میں جلدی جلدی ان بکسوں کو دیکھتا چلا گیا۔ ایک بکس کو میں نے پہچان لیا، میں نے پلاس کی مدد سے اسے توڑ ڈالا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، بکسے میں بارودی سٹکوں والے کتنے ہی ٹائم بم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قرینے سے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ٹائم بم نکال کر اس کو اچھی طرح سے دیکھا، یہی وہ اسلحہ تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ میں نے بم بکس میں رکھ دیا، اس کے اوپر لکڑی کا تختہ لگا دیا اور قاسم سے کہا ہمیں یہ بکس اٹھا کر ساتھ لے جانا ہوگا۔ بکس زیادہ بڑا نہیں تھا۔ قاسم نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور ہم جلدی جلدی ایمونیشن ڈمپ سے باہر آ گئے۔ دروازے کو اسی طرح بند کر دیا۔ تینوں بھارتی سنتریوں کی لاشیں اسی طرح پڑی تھیں۔ ہم دوڑتے ہوئے خاردار تاروں والی دیوار کے شگاف کے پاس آئے۔ ہم نے سب سے پہلے ٹائم بموں والے بکس کو شگاف میں دھکیل کر دوسری طرف کیا، پھر ایک دوسرے کے پیچھے رینگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد ہم جتنی تیز چل سکتے تھے چلتے ہوئے رات کی تاریکی میں اونچے نیچے پتھروں کے درمیان سے ہو کر چھوٹی ملٹری روڈ پر آ گئے۔ قاسم نے بکس کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں سڑک خالی اور سنسان تھی۔ ہم جلدی سے سڑک پار کر گئے۔ ہم جس طرف سے آئے تھے اسی طرف سے ہو کر واپس جا رہے تھے۔ جب ہم جین مندر سے بھی آگے نکل گئے تو میں نے قاسم سے کہا بکس مجھے دے دو۔ وہ ہانپ رہا تھا، کہنے لگا نہیں تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو، میں جوان ہوں، مگر میں نے زبردستی اس سے بکس لے لیا۔ جب ہم رات کے اندھیرے میں شیر خان کے مکان پر پہنچے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے ایک اہم ترین مشن اتنی جلدی اور کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ شیر خان کے مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے خاص قسم کی دستک دی تو شیر خان نے ہی دروازہ کھولا۔ ہم تیزی سے اندر گھس گئے۔ کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون میں سے کوئی نہیں سویا تھا، انہیں ہمارا انتظار تھا۔ قاسم کے کندھے پر بکس دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ کمانڈو خالد نے کہا میرا خیال ہے تم 100% کامیاب لوٹے ہو۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا یہ ایمونیشن کریٹ ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اسی وقت بکس کے اوپر والے تختے اکھاڑ دیے گئے، ایک کے بعد ایک اندر سے ٹائم بم نکلتے آئے۔ یہ انتہائی طاقتور دباؤ والے دھماکہ خیز بارودی سٹکوں کو جوڑ کر بنائے گئے ٹائم بم تھے۔ ان میں مائکرو ویو سگنلز کے سوئچ بھی تھے۔ ہر ٹائم بم کے ساتھ ریموٹ کنٹرول ٹیپ سے لگا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں گنا، وہ 50 ٹائم بم تھے۔ کمانڈو خالد نے کہا کرمداد کیا خیال ہے، ہمارے کمانڈو مشن کے لیے اتنے کافی رہیں گے؟ میں نے کہا یہ بہت ہیں۔ مجاہد قاسم کہنے لگا وہاں ایمونیشن کے اور بھی بکسے تھے؟ میں نے کہا ہمیں جس قسم کے اسلحے کی ضرورت ہے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ایسا ہے کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے اسی اسلحے کی ضرورت تھی۔ کمانڈو ہارون ایک ٹائم بم کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ امریکی اسلحہ ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا امریکی ہی ہوگا جو بھارت کو اسرائیل کے ذریعے سپلائی ہوا ہے۔ کمانڈو خالد نے فکر مند لہجے میں کہا اب انہیں لگانے کا مسئلہ ہے۔ کرمداد تم نے تو قاسم کے ساتھ ٹارگٹ سپاٹ کا معائنہ کیا ہے، تمہارے خیال میں ہمیں وہاں تک پہنچنے اور ان ٹائم بموں کو گن پاڈ کے ساتھ چپکانے کے لیے اور کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ میں نے کہا کمانڈر ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، یہ ساری باتیں کل کریں گے بالکل تازہ دم ہو کر۔ قاسم نے جمائی لیتے ہوئے کہا یہ تم نے میرے دل کی بات کہی ہے کرمداد۔ اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر روانہ ہو گئے۔ اگلے روز ناشتے کے بعد کمانڈو خالد نے وہ کاپی نکال کر سامنے رکھ لی جس پر میری یادداشت کی بنیاد پر اس نے لیزر گن کے ٹارگٹ کا نقشہ تیار کیا تھا۔ میں، قاسم اور ہارون بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ہم کافی دیر تک سوچ بچار کرتے رہے۔ رات کے اندھیرے میں ہم کسی نہ کسی طرح لیزر گن کی پہاڑی پر تو پہنچ سکتے تھے، مگر سب سے مشکل مرحلہ ان ٹائم بموں کو گن کے بنکرز کے اندر لے جا کر انہیں لیزر گن کے ساتھ اور اس کے فولادی پیڈ کے نیچے چپکانا تھا۔ میں نے گن پوسٹ کے بنکر کے اندر 4 فوجی سپاہیوں کو دیکھا۔ کمانڈو خالد کہنے لگا وہاں اور بھی سپاہی ضرور ہوں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت اپنی باری پر صرف 4 سپاہی ہی گارڈ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ مجاہد قاسم بولا ان سب پر ہم کیسے قابو پا سکیں گے، یہ کام ہمیں ایک ہی وقت میں کرنا ہوگا۔ ہارون کہنے لگا ہم 4 آدمی ہوں گے، میں، کمانڈو خالد، کرمداد اور قاسم بھائی۔ ہم چاروں ایک دم سے بنکر میں کود کر ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ قابو کیا پانا ہے، بس انہیں قتل کرنا ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں۔ کمانڈو خالد نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہاں کوئی کلوز سرکٹ کیمرہ تو نہیں لگا ہوا اور کوئی خفیہ خطرے کا الارم تو نہیں ہے۔ ان دونوں حالتوں میں ہم فوراً پکڑ لیے جائیں گے بلکہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا میں نے بنکر کے شگاف سے اندر کا جو جائزہ لیا تھا وہاں مجھے کسی
किसी कोने में कोई क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा दिखाई नहीं दिया। बाकी खतरे का अलार्म तो वहां का कोई ड्यूटी गार्ड ही बटन दबाकर बजा सकता है, हम उसे इतना मौका ही नहीं देंगे। मुजाहिद कासिम बोला, कमांडर, अगर हम इन बातों को सोचते रहे तो हम अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। हमें हर हालत में दुश्मन की उस गन को तबाह करना है जिसकी जद में पाकिस्तान के साहिली शहर और जहाज हैं। हारून कहने लगा, कासिम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, हमें हर किस्म का खतरा मोल लेकर वहां अटैक करना होगा। कमांडो खालिद ने पूछा, लेकिन हमारा प्लान क्या होगा? मैंने कहा, मेरा तजुर्बा और ट्रेनिंग ये बताती है कि हम उन सारे बमों को 2 थैलों में डालकर साथ ले जाएंगे। हमारे लीडर के पास रिमोट कंट्रोल होगा जिसका बटन दबाकर वो धमाका करेगा। हम शुमाल और जुनूब की समत से गन पोस्ट की पहाड़ी पर चढ़ेंगे। गन पोस्ट तक पहुंचने के लिए हमें जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा वो ये है कि रास्ते में किसी गश्ती पेट्रोल के सिपाहियों और किसी मशीन गन पोस्ट के अमले को कानो कान खबर ना हो। अगर हम गन पोस्ट के शिगाफ तक जिंदा पहुंचने में कामयाब हो गए तो पोस्ट के बंकर के अंदर 4 भारतीय सिपाहियों को काबू करना मुश्किल नहीं है। हारून, खालिद और कासिम बड़े गौर से मेरी बात सुन रहे थे। कमांडो खालिद ने कासिम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कासिम, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मेरे साथ टारगेट को देख आया था। कहने लगा, करमदाद ने बिल्कुल ठीक प्लान पेश किया है। कमांडर, हमें 2-2 की टोली में पहाड़ पर चढ़ना होगा। एक टोली शुमाल की तरफ से और दूसरी जुनूब की तरफ से आगे बढ़ेगी। हम साहिल समंदर की तरफ से ऑपरेशन शुरू करेंगे। उस तरफ मशीन गन की सिर्फ 2 ही पोस्टें हैं। इनकी निशानदही हम कर चुके हैं। हम उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। फिर उसने नक्शे पर सबको वो दोनों मशीन गन मोर्चे दिखाए और कहा, ये एक मोर्चा है। 20 कदमों के फासले पर इसके बिल्कुल मुतवाजी दूसरा मशीन गन मोर्चा है। हम इसके दाएं बाएं से होकर रात के अंधेरे में पहाड़ी के शिगाफ की तरफ जाएंगे। यहाँ चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं है, फिर भी हमें पेट के बल लेट कर ऊपर चढ़ना होगा। कमांडो खालिद और कमांडो हारून नक्शे की वो जगह गौर से देखने लगे जहाँ मशीन गन मोर्चों के निशान बनाए गए थे। शेर खान चाय बनाकर ले आया। खालिद ने नक्शे वाली कॉपी एक तरफ रख दी और हम चाय पीते हुए बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा, करमदाद, तुम हम में सबसे ज्यादा तजुर्बाकार और सनद याफ्ता, तरबियत याफ्ता कमांडो हो। तुम्हारे ख्याल में हमें अपने साथ और क्या क्या असलहा ले जाने की जरूरत है? मैंने कहा, कमांडर, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी यही कहूंगा कि हमें सिवाय बारूदी स्टिकों वाले टाइम बम के और किसी असलहे की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑटोमेटिक पिस्टल और कमांडो चाकू तो होंगे ही। हम अपने साथ दस्ती बम भी नहीं ले जा सकते। अगर हमने वहां दस्ती बम से एक भी धमाका कर दिया तो इलाके की सारी यूनिटें बेदार हो जाएंगी और रोशनी के गोलों से सारा आसमान, सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो जाएगा और हम में से कोई भी वापस न आ सकेगा और हम अपना टारगेट भी मार नहीं सकेंगे और ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी होगी। काफी देर तक हमारी खुफिया मीटिंग जारी रही। आखिर ये तय पाया कि हम 2 कमांडो पार्टियों की शक्ल में चलेंगे। एक कमांडो पार्टी को कासिम गाइड करेगा और एक कमांडो पार्टी को मैं गाइड करूंगा, क्योंकि हम दोनों ने पहाड़ी इलाके का रास्ता देखा हुआ था। कासिम कहने लगा, हमें आज रात कमांडो अटैक कर देना चाहिए। हारून ने कहा, हम रात को जिस फौजी कैंप के जखीरे को तोड़कर वहां से बमों का बक्स उड़ा लाए हैं, इसका इल्म फौज को हो गया होगा। इस बात का इम्कान है कि पहाड़ी वाली गन पोस्ट पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई होगी। मैंने कहा, अगर हमने आज रात अटैक न किया तो कल परसों तक मुमकिन है काठियावाड़ से मजीद फौजी दस्ते आ जाएं और सिक्योरिटी इतनी सख्त हो जाए कि हमारे लिए ये मिशन नामुमकिन हो जाए। खालिद ने कहा, करमदाद का ख्याल बिल्कुल ठीक है। हमें आज रात को ही अपने टारगेट पर अटैक कर देना होगा। सिक्योरिटी तो सख्त होती ही है, जो होगा देखा जाएगा। आखिर सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हमें उसी रात को अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए। उस वक्त दिन के 11 साढ़े 11 बजे थे। बाहर धूप नहीं थी, आसमान हल्के बादलों में छुप गया था और खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी। कमांडो खालिद ने कहा, मेरा ख्याल है जरा बाहर खुली हवा में चलकर बैठते हैं, दिमाग तरोताजा हो जाएगा। हम जिस मिशन पर जा रहे हैं ये मौत का मिशन है। क्या खबर फिर ये ठंडी हवा के झोंके हमें कभी नसीब ना हो। खालिद ने शेर खान की तरफ देखा। क्यों शेर खान, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें मकान के बाहर बैठना चाहिए या नहीं? वो बोला, मकान के पिछवाड़े एक चारपाई बिछी हुई है, वहाँ थोड़ी देर जाकर बैठ जाएंगे। इस तरफ सामने कोई मकान भी नहीं है। शेर खान दूसरे कमरे में जाकर खाना वगैरह तैयार करने में लग गया। मैं, कमांडो खालिद, कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम मकान के पिछवाड़े आकर चारपाई पर बैठ गए। हमारे सामने जमीन ऊंची नीची थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे, कहीं झाड़ियां थीं। मैं चारपाई की पाइंती की तरफ बैठा था। हम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। अचानक मेरे करीब बैठे हुए कासिम ने उछल कर एक तरफ होते हुए कहा, सांप करमदाद।
मुझे अपनी गर्दन पर सांप रेंगता हुआ महसूस हुआ। ये मेरी जैकेट पर से होकर मेरी गर्दन पर पहुंचा था। मैंने घबरा कर उस पर हाथ मारा और जल्दी से उसे दबोच लिया। इस दौरान सांप ने मेरी गर्दन पर डस दिया था, मगर मैंने सांप को न छोड़ा। सांप को डसते हुए कमांडो खालिद ने भी देख लिया था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, करमदाद, तुम्हें सांप ने काट लिया है। मैंने कहा, मुझे मालूम है। कासिम, हारून और खालिद डर कर मुझसे एक कदम पीछे होकर खड़े हो गए, क्योंकि सांप अभी तक मेरे हाथ में था और मैंने उसको गर्दन से दबोच रखा था। खालिद परेशान होकर बोला, करमदाद, अंदर चलो प्लीज, शायद शेर खान के पास सांप के कांटे की कोई दवा हो। कासिम ने कहा, हमें करमदाद को अस्पताल ले चलना चाहिए। मैंने कहा, प्लीज 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। मैंने महसूस किया कि मुझ पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि सांप अगर आदमी की गर्दन पर काटे तो जहर का असर बड़ी तेजी से दिमाग तक पहुंचकर आदमी के आसाब को साकित कर देता है और आदमी की फौरन मौत वाक़ हो जाती है। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन सब दोस्तों को इल्म था कि मैं कभी कभी सांप की जौन बदल लेता हूँ। मैंने कहा, दोस्तों, मुझे महसूस हो रहा है कि सांप के जहर ने मेरे खून पर कोई असर नहीं डाला। मेरे अंदर कभी कभी सांप के रूप में आने की वजह से जो जहर जमा हो गया हुआ है, उसने सांप के जहर को बेअसर कर दिया है। वो लोग भी ताज्जुब से मुझे देख रहे थे, क्योंकि मेरे जिस्म पर जहर की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई थी। कमांडो खालिद ने कहा, खुदा के लिए इस सांप को तो मार डालो। मगर मैं उस सांप को मारना नहीं चाहता था। सांप के डसने की वजह से मेरे जहन में एक अजीबोगरीब स्कीम जन्म ले चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।